गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेव वाइगात्स्की की। वैसे तो हमने गैसल के सिद्धांत को डिस्कस करने के लिए बोला था, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जो पहले थ्योरी इम्पोर्टेंट है उन थ्योरीज को हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद में हम गैसल की, वेंड्यूरा की और जो भी थ्योरीज है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेव वाइगात्स्की की कि उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। उन्होंने कई सारी चीजों पे बात की है, कम उम्र में उन्होंने कई सारी चीजों को बताया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, हम देर नहीं करते हैं। इनका पूरा नाम था लेव वाइगात्स्की। इनका पूरा नाम था लेव वाइगात्स्की। तो अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म तभी हुआ था जब जीन पियाजे का जन्म हुआ था। बस यही एक खास बात है। 1896 में जीन पियाजे का भी जन्म हुआ था और 1896 में भी लेव वाइगात्स्की का जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो 1934 में ये मर गए थे। और कब मरे थे? बहुत ही कम एज में। इन्होंने साइकोलॉजी में भी बहुत सारा काम किया था और इनकी ये थ्योरी मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 37 वर्ष के जब ये थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं, इन्होंने अध्ययन किया था, एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। और किस बात पे अध्ययन किया था? तो इन्होंने भाषा और चिंतन का अध्ययन किया था। भाषा व चिंतन का अध्ययन किया था। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद ये बात करते हैं समाज और संस्कृति की बात करते हैं। ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं। फिर ये जीन पियाजे और ब्रूनर से कई हद तक क्या थे? प्रभावित थे। ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे जीन पियाजे से और ब्रूनर से, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। और एक ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस में ये पैदा हुए थे। समाज और संस्कृति की बात करते थे। इन्होंने अध्ययन किया था इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी का भाषा और चिंतन के विषय में। इतनी हुई बात इनकी। ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण तो स्वयं करेगा, पर जब तक उसे समाज से उसका इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा क्या करेगा? बालक ज्ञान का निर्माण करेगा। बालक क्या करेगा? ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं बालक जब इंटरेक्ट करेगा समाज से तब उसका संज्ञानात्मक विकास उचित रूप से हो पाएगा। ठीक है, अब हमने इतना देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स और दिए हैं। इन्होंने कहा है, ये एज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये कहते हैं किसी भी जो आयु है, कितनी भी आयु हो, उसमें बच्चा कितना भी सीख सकता है। 2 साल का बच्चा अगर उसे उस तरीके का माहौल मिलेगा तो वो सीख सकता है। कि अगर किसी के घर में जैसा माहौल होता है उस हिसाब से बच्चा सीखता है। इन्होंने आयु को उतना जो है, एज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है जितने की जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने 3 चीजों की बात की है तो हम डिस्कस कर लेते हैं।
चीजों की बात की है। ये कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा और विचार, भाषा और विचार क्या होता है, साथ साथ चलेगा। और 3 साल की उम्र के बाद क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है। 3 साल के बाद ये दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। लोगों को लगता है, और तो जीन पियाजे इस विषय में क्या कहते हैं, जीन पियाजे का कहना है कि पहले विचार आएगा, पहले विचार आएगा जिससे क्या करेगा बच्चा, भाषा का निर्माण करेगा। पहले विचार आएगा जिससे बालक क्या करेगा, भाषा का निर्माण करेगा। पर लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा और विचार साथ साथ चलेंगे, कोई पहले या बाद में नहीं आएगा, दोनों की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहती है। इन्होंने 3 चीजों की बात की है। अब हम इसको बिगाड़ देते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की है वो 3 चीजों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं समाज की, बात करते हैं, एक तो बात करते हैं वो भाषा की, और एक बात करते हैं वो संस्कृति की। लेव वाइगोत्स्की जब भाषा की, समाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा जब समाज में इंटरेक्ट करेगा, जब समाज में जाएगा, अंतःक्रिया करेगा, तो उस तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास होगा और उचित प्रकार से उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। किस तरीके से, जब निकलेगा तो चीजों का अनुकरण करेगा, नई नई चीजें उसे सीखने को मिलेंगी, जिससे उसका सामाजिक विकास होगा। उस सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया होगी उसमें भाषा का विशेष योगदान होगा। क्यों, भाषा क्या काम करती है, भाषा को इन्होंने क्या कहा, एक टूल कहा। संज्ञानात्मक विकास के विकास में इन्होंने भाषा को एक टूल बताया। ये कहते हैं कि जब वो समाज से क्रिया करेगा तो उसमें भाषा विशेष योगदान रखेगी, और विचार और भाषा जो है वो साथ साथ में चलते हैं संज्ञानात्मक विकास के होने में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होगा, तो भाषा के द्वारा ही और विचार के द्वारा दोनों चीजें साथ साथ में चलेंगी, जिससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। और समाज से इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, और अनुकरण द्वारा उसका सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही उसका संपूर्ण रूप से विकास होगा, या संज्ञानात्मक विकास उसका होगा। अब संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये क्या है, विकास के कुछ पक्ष हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें इमोशनल और सोशल जो हमारा एस्पेक्ट्स है, जो हमारा पक्ष है सामाजिक विकास का और संवेगों का जो विकास है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। जो संस्कृति है वो हमें नैतिकता बताती है कि किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है। हमारा कल्चर, हमें लोग कहते हैं कि अलग अलग संस्कृति होती है, तो बच्चे को उसकी संस्कृति उचित तरीके से व्यवहार करना बताती है। और ये तीनों क्रियाएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं। समाज और संस्कृति साथ में काम करती है कि समाज क्या करता है, उसे दिशा निर्देशित करता है, और संस्कृति हमें उचित रूप से व्यवहार करना बताती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने और भी कई सारी बातें कही हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब इन्होंने 3 चीजों की बात की है, जिसे हम कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं ZPD। इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, फिर इन्होंने बात की है स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ की, जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, पाड़ की या मचान या ढांचा कहते हैं जिसको। ठीक है, तो और इन्होंने बात की है MKO की, मतलब अधिक जानकार कहते हैं जिसको। अन्य। ठीक है, तो अब हम
करते हैं जेडपीडी के संभावित विकास के क्षेत्र की। तो ये वो क्षेत्र है जिसमें जैसे एक फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये एक क्षेत्र है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से खुद से ही काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो आपका जानने वाला क्षेत्र है, और आपका एक जो जोन ऑफ, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है, यानी जेडपीडी कहलाता है। आपको कुछ चीजें परिवार से सीखने को मिलती हैं, आप उसको क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, चीजों को आप पहले से ही सीख लेते हैं। पर कुछ चीजों में आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। हेरिडिटी क्या करती है, दो चीजों का बड़ा खेल है साइकोलॉजी में, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में दो चीजों का बड़ा खेल है। एक हमारा होता है इन्वायरमेंट, और इनटू क्या होती है हमारी हेरिडिटी। एक हमारा होता है इन्वायरमेंट, एक हमारी होती है हेरिडिटी। हम प्रोडक्ट है किसका, इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का। हमारी अनुवांशिकता और हमारा वातावरण ही तय करता है कि हम कैसे बनेंगे, या हमारा निर्माण कैसे होगा, या हम कैसे विकसित होंगे। तो कुछ चीजें, मतलब ये वाला जो हमारा जोन है, जो जिसमें हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक हम घर में हैं, हमने घर में कई सारी चीजों को एक्वायर किया। देन उसके बाद ये वाला जो हमारा एरिया है कि हेरिडिटी ये निश्चित कर देती कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है। ये वाला हम खुद सीख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पहुंचने की हमें क्षमता तो है। एक और जोन है, यहाँ हम पहुंच ही नहीं सकते, अलग डायरेक्शन में चीजें हो जाएंगी कि अगर हम बनना चाहते हैं डॉक्टर बनने की क्षमता हमारे अंदर है, तो हम कैसे टीचर बन जाएंगे, नहीं बन सकते ना। तो इस वाले क्षेत्र तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, और ये वाले क्षेत्र तक हम पहुंच सकते हैं। यहाँ तक हम खुद सीख चुके हैं, ये अंदर वाला जो एरिया है ये हम खुद सीख चुके हैं। पर ये वाला क्या है, जेडपीडी है, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र है कि अगर हमें कोई हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकिल चलानी एक बच्चे को आ रही है, वो टेढ़ा वेढ़ा चला के वो साइकिल चलाना सीख तो सकता है, पर उसे किसी की हेल्प की जरूरत होगी। ठीक है, तो साइकिल चलाना क्या है, या बीएड का एग्जाम है, तो बीएड का एग्जाम आप क्लियर तो कर सकते हैं, उतना आपका क्या है, उतना आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल है, अब वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो आपने खुद भी बहुत कुछ की है, लेकिन जो आप जहां तक पहुंचने वाले हैं उसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। उसके बीच में जो भी हेल्प लगेगी, यानी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या काम कर रही है, तो स्कैफोल्डिंग या पाड़ का काम कर रही है, पाड़ का काम कर रही है। और इसमें जो हेल्प कर रहा है, जो मोर नॉलेजेबल अदर, या हम अपनी बात करें तो यहाँ पे इस वीडियो को देख के आपको कुछ और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो क्या है वो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार। ये जरूरी नहीं है कि उसकी एज ज्यादा हो तभी वो अधिक जानकार हो। वैगासी कभी भी एज को ज्यादा मानते नहीं है, ये कहते हैं कि कम उम्र का बालक भी अधिक जानकारी रख सकता है और वो आपको सिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमें कुछ अच्छा सिखा दें, हम आपको सिखा दें, ये जरूरी नहीं है कि आपकी एज ज्यादा हो या हमारी एज कम हो, या हमारी एज ज्यादा हो या आपकी एज कम हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है, बस ज्यादा जानकारी मैटर करती है। तो ये वाला क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया, यानी संभावित विकास का क्षेत्र हो गया, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। इसमें अगर आपको स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ मिल जाएगी, तो आप क्या, या और किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, कि अगर आपको बीएड करना है तो बीएड की जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए उसे, तभी वो एक मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप जो सीख रहा है, यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी जो सीख रहा है वो अधिक, ठीक है, सिखाने वाला अधिक जानकारी रखता हो सीखने वाले से, तो उसको हम मोर नॉलेज। इसमें इन्होंने बात की। अब हम बात करते हैं, तीनों की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे, इन्होंने भाषा की बात की, तो उन्होंने 3 प्रकार
भाषा की बात की इन्होंने, तीन प्रकार की भाषा की बात की है। पहले इन्होंने भाषा की बात की है, दूसरी बात की है, तीसरी बात की है। ठीक, पहले इन्होंने कहा है सामाजिक भाषा, मतलब यानी उसे कहा है सामाजिक वाक। ये कब आती है? 0 to 2 ईयर। ठीक, दूसरी बात की इन्होंने निज वाक की, ये आती है 3 साल में, 3 ईयर। फिर इन्होंने बात की है सामाजिक नहीं, मौन वाक की, ये आती है 7 में। तो इन्होंने 3 तरीके की भाषा की बात की है। तो ये बात करते हैं सामाजिक वाक की कि जब बच्चा छोटा होता है, 0 to 2 ईयर का होता है, और अगर जब वो ग्रोथ होनी शुरू होती है, उसकी मानसिक क्रिया जब वो कम से कम 1.5 साल का हो जाता है, तो वो दो देता है, किसी चीज को मांगने ऐसे शब्दों का यूज करना शुरू कर देता है। तो इसे वाइगोत्स्की ने सामाजिक वाक कहा है। जब वो 2 शब्दों को जोड़कर है या अपनी ही चीजों को या दूध को लेके किसी भी चीज को लेने सामाजिक वाक कहा है। उसके बाद हम निज वाक पे आते हैं। तो निज वाक उन्होंने कहा है ये 3 साल, एक बच्चा पटरी के साथ किसी पजल के साथ खेल रहा है, तो कई सारे पजल के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा नहीं मिल रहा, तो वो बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है। अरे ये वाला टुकड़ा कहाँ गया, ये वाला टुकड़ा कहाँ गया, बोल बोल के बाहरी रूप से खुद को बोल के दिशा देता है। तो उसको क्या कह दिया है लेव वाइगोत्स्की ने? निज वाक कह दिया है। उसके बाद हम मौन वाक की बात करें, ये लगभग 7 साल से खुद को निर्देशित या दिशा देने के लिए मन में ही खुद को दिशा देना शुरू कर देता है, अमूर्त रूप से चलता है, मौन वाक कहा है। इसमें बच्चे को अब बाहर दिशा खुद को देने की जरूरत नहीं है, वो अकेले बैठ के शांत बैठ के खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इतना क्लियर है, जिसे लेव वाइगोत्स्की ने मौन वाक कहा है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने और कुछ टर्म्स की बात की है, जिसमें इन्होंने बात की है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की बात की है। ठीक, फिर उन्होंने बात की है फिर उन्होंने बात की है असिस्टिव लर्निंग की। फिर इन्होंने बात की है रेसिप्रोकल। फिर इन्होंने बात की है पीयर लर्निंग की। ठीक है, इतनी बात समझ में। इन्होंने इतने टर्म्स की और बात की है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो ये सिद्धांत था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने 37 वर्ष की आयु में कई सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और बताया, बच्चा समाज और संस्कृति के द्वारा किस प्रकार से खुद को विकसित करता है, कैसे उसकी मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, और विचार और भाषा दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। इन्होंने कुछ टर्म्स की और बात की है, जैसे इन्होंने बात की है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है कि ग्रुप में बैठकर बच्चा कैसे सीख सकता है, एक दूसरे के संयोग के द्वारा।
बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए क्लासरूम में कि एक ग्रुप बने, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जब साथ में बैठेंगे तो क्या टीचर द्वारा एक काम दिया जाना चाहिए जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर सके। किसी एक टॉपिक को दे दिया बच्चे को, ये हम क्या समझ रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग समझ रहे हैं। जब पीयर बच्चे ग्रुप में बैठे होंगे और टीचर के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट दिया गया होगा तो उस पे बच्चे एक साथ वर्क करेंगे अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग कुछ सीख पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। तो क्या हो जाएगी, वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो जाएगा। जब टीचर कोई एक प्रोजेक्ट देगा उस पे सभी बच्चे अपनी अपनी थॉट प्रोसेस लगा के एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे अपनी अपनी सोच के या चिंतन के हिसाब से, और सभी को बराबर पार्टिसिपेट करना होगा। चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, चाहे उसको कम आता हो या ज्यादा आता हो, तो सभी को इंक्लूड करना है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। ग्रुप्स हैं वो कैसे बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को छोड़ दिया, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए एक अलग कक्षा की व्यवस्था करवा दी, और जो बच्चे तेज हैं उनके लिए अलग कक्षा की। बिल्कुल नहीं, सबको मर्ज करके पढ़ाना है। चाहे वो कम सीखने वाला बच्चा हो या वो अच्छा सीखने वाला बच्चा हो, सबको साथ में मिलके सिखाना है। ऐसा लेव वाइगोत्स्की का मानना था। अब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, बच्चे खुद कोऑपरेट कर पाए। अब कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में भी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो कुल मिला के बात यह है, जब टीचर खुद काम देगा, खुद किसी प्रोजेक्ट को देगा, तब हमें वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कहलाएगा कि टीचर ने कुछ प्रोजेक्ट दिया, उस पे बच्चे सब मिलकर काम करें तो उसको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कहते हैं। और जब कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो बच्चा खुद ही किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, बच्चे खुद करें। बस टीचर को क्या करना है, एक स्कैफोल्डिंग का काम करना है, ठीक है, खाली एक पहाड़ बनाना है। बच्चे की सहायता तब करनी है जब बच्चे को जरूरत होगी, वरना जो जीन पैदे हैं वो तो वैसे भी कहते हैं जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद खोज करके सीख सकते हैं, वो खुद को दिशा दे सकते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, बच्चे खुद के साथ ही ग्रुप बना के एक डिस्कशन कर सके, खुद से बातचीत कर सके, किसी भी एक टॉपिक को लेकर चर्चा कर सके, उसको हम क्या कह देंगे, कोऑपरेट कर पाए। कुल मिला के बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप में। अब ग्रुप में बच्चे ज्यादा सीखेंगे तो ही कुछ काम बन पाएगा, तो ही उनका सामाजिक अंतःक्रिया हो पाएगी, उनका जो ग्रुप है उसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं असिस्टिव लर्निंग की, कि बच्चा क्या करेगा, ज्यादा जानने वाले जो लोग हैं उनसे बच्चा सीख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर को बुला लिया जानकारी देने के लिए, किसी फॉर्मर को बुला लिया जानकारी देने के लिए, तो क्या हो जाएगा, असिस्टिव लर्निंग के अंडर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे ही शिक्षक से नहीं सीखते हैं, शिक्षक भी बच्चों से सीखते हैं। इस टीचिंग में ये होगा कि कुछ बच्चे टीचर को सिखाएंगे और कुछ जो शिक्षक हैं वो बच्चों से सीखेंगे, ठीक है, कि बच्चे नई नई खोज करके लाते हैं, नए नए क्वेश्चंस को पुट करते हैं, जिससे कुछ टीचर को भी नया सीखने को मिलता है और बच्चे तो टीचर से सीखते ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीयर लर्निंग की। अपने ही संगी साथी से या सहपाठी से, अपने ही उम्र के जो बच्चे हैं उनसे सीख सकता है जो बालक है आपस में। इसकी बात भी हो रही है। कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव और पीयर लर्निंग लगभग सेम है। तो पीयर लर्निंग में क्या होने वाला है, बच्चे क्या अपने ही उम्र के बच्चों के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो वो अच्छा सीख पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं।